नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। राहुल गांधी की यात्रा और सभा तो हो गई, लेकिन अब अगली यात्रा जो है वो प्रियंका गांधी करने जा रही हैं। प्रियंका गांधी 26 तारीख को अपनी यात्रा पूर्णिया में करने जा रही हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की एक अहम बॉडी CWC, जिसकी बैठक हमेशा से दिल्ली में होते आई है, अब वो बैठक चुनाव से पहले पटना में होने जा रही है, यानी कि बिहार में होने जा रही है। तो बड़े आश्चर्य की बात है, हालांकि ये सबसे अहम बॉडी मानी जाती है, जितने भी निर्णायक फैसले और बड़े फैसले हैं वो CWC लेती है, लेकिन ये जो बैठक है वो हमेशा से दिल्ली में होती आई है। और बड़ा आश्चर्य वाला बात है कि अब ये जो बैठक है वो पटना में होने जा रही है, यानी कि बिहार में होने जा रही है, ठीक बिहार चुनाव से पहले। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये बैठक बिहार में क्यों हो रही है, और कृष्णल्ला वरू ने इस पर क्या कुछ बोला है, पहले जरा वो सुन लेते हैं। 24 सितंबर को पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड कार्यकारिणी बैठक होने वाली है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बिहार की बात तो करेगी ही, लेकिन बिहार में भारत की भी बात होने वाली है। बिहार और भारत की आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता हुआ क्राइम, ट्रंप के सामने कभी सीज फायर कभी सरेंडर, महिलाओं पे अत्याचार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पटना में, बिहार में इन मुद्दों पे गहरा विचार करने वाली है। तो सुना आपने, कुछ अहम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी इस बार फैसले लेने वाली है और आज हमारा मुद्दा भी यही होगा। इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि CWC, जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं, आखिर उसका रोल क्या है, और ये जो बैठक है वो दिल्ली को छोड़कर पटना में यानी कि बिहार में क्यों हो रही है? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि कांग्रेस कार्य समिति कांग्रेस की सबसे बड़ी नीति निर्धारक संस्था है और इसमें सबसे जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जो कि दिशा तय करते हैं कांग्रेस की, वो इसमें सदस्य होते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य होना यानी कि कांग्रेस को चलाने वाली जो टीम है उसका सदस्य होना। और दो तरह की इसमें सदस्यता है। पहली तो वो जो कि कोर टीम है, यानी कि वो 24 सदस्य, जिसमें कि कांग्रेस अध्यक्ष भी होते हैं, वो तमाम जनरल सेक्रेटरीज होते हैं, पूर्व अध्यक्ष होते हैं, और ऐसे लोग जो कि बहुत ज़रूरी समझे जाते हैं इनवाइटी के तौर पर, वो भी मौजूद होते हैं। और इसके अलावा एक होती है एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी, विस्तारित। उसमें प्रदेश कांग्रेस से लोग आते हैं इस बैठक में, यानी कि इस 24 की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे 24 में तो मान लीजिए कहीं मुख्यमंत्री हैं वो आ जाएंगे, लेकिन जब विस्तारित होगी तो प्रदेश अध्यक्ष भी आते हैं। हर राज्य के प्रदेश अध्यक्ष आएंगे। हर राज्य के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा उसमें जो प्रदेश कांग्रेस का विधानमंडल दल का नेता है वो भी पहुंचेंगे। इस तरह से बहुत बड़ी सभा हो जाती है। तो पटना में जो होने जा रहा है वो विस्तारित CWC यानी कि विस्तारित अधिवेशन है कांग्रेस का, कांग्रेस कार्य समिति का। और ये 24 तारीख यानी कि बुधवार को कार्यक्रम रखा गया है। अभी से मतलब ये कि 36 घंटे बाद बिल्कुल एक बार फिर से राहुल गांधी पटना की धरती पर होंगे। और इस बार अकेले वो नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ प्रियंका गांधी भी होंगी, सोनिया गांधी भी होंगे, खड़गे जी भी होंगे, तमाम जनरल सेक्रेटरीज भी होंगे, बिहार की पूरी टीम होगी। और बिहार में बैठ करके वो बिहार की बात तो करेंगे ही, साथ साथ बिहार से पूरे देश की बात करेंगे। अब ये जो है बहुत आसानी से समझाया जा सकता है, और आपने संकेत भी दिया इसका कि ये केवल और केवल बिहार के लिए तो हो नहीं रही है, लेकिन प्रथमतः तो ये बिहार के लिए ही हो रही है। CWC जब भी बैठती है तो वो देश भर के मुद्दों पर चर्चा करती है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, साल 1912 में पिछली दफ़ा CWC पटना में आयोजित हुई थी। ये सिलसिला पहले आज़ादी के था, उस कांग्रेस में जिसमें महात्मा गांधी हुआ करते थे और तमाम इंडियन नेशनल कांग्रेस उस दौर की, जहां घूम घूम करके CWC की बैठकें आयोजित की जाती थी। लेकिन आज़ादी के उपरांत तो सारी बैठकें दिल्ली में ही होती हैं, 24 अकबर रोड में होती हैं, लेकिन इस बार विशेष तौर पर इस बैठक को पटना ले जाया जा रहा है। अब ये संदर्भ क्या है? तो संदर्भ ये है कि अभी तक टिकटों पर
फैसला नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग पर मामला जो है फंसा हुआ है। अभी तक सीट कितनी मिलेगी कांग्रेस को ये तय नहीं हुआ है। अभी तक ये भी तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस आखिरकार तेजस्वी को कब डिक्लेयर करेगी या नहीं करेगी, या चुनाव के बाद इसे तय किया जाएगा। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जो कि कहीं ना कहीं सहयोगियों के बीच ही एक खींचतान की वजह बन रहे हैं, और ऐसे में ज़रूरी है कि एक प्रभावशाली तरीके से अपने आप को वहाँ पर स्थापित किया जाए बिहार में। और ये जो वजन बढ़ेगा कांग्रेस का, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के यात्रा की वजह से जो राहुल गांधी ने लीड की उससे भी बढ़ी है। अब प्रियंका गांधी भी उतर रही हैं, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ जा और आ रहे हैं, खड़गे जी भी जा आ चुके हैं। तो इससे जो वजन बढ़ेगा इसका सीट बंटवारे में लाभ होगा, ऐसा मानना है, आकलन है। और इसी कारण से लग रहा है कि कांग्रेस आरजेडी से ज्यादा तेज भाग रही है जहां तक ये चुनावी तैयारियों का सवाल है। पर आखिरकार कांग्रेस का प्लान क्या है? कांग्रेस किस प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें कर रही है? क्या आरजेडी को या फिर महागठबंधन को उसमें शामिल नहीं करने का कोई प्लान है, या उससे कुछ अलग रणनीति बन रही है? नहीं, कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन के दो मजबूत स्तंभ हैं, तो ये दोनों वहाँ तो है ही, लेकिन क्या होता है कि आपस में भी द्वंद्व होता है। आपस में द्वंद्व होता है और ये जो मित्रता है आपस में, वो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में इस तरह से तब्दील हो जाती है कि अगर बड़े भाई की भूमिका आरजेडी निभाती है वहाँ, तो हम बहुत छोटे भाई न रह जाएं, वरना ज़मीन हमारी कमती चली जाएगी। तो हमें अपनी ज़मीन जो है वो कायम रखनी है। मत भूलिए कि कांग्रेस ही वहाँ बड़े भाई की भूमिका में हुआ करती थी हमेशा 1990 तक, और उसके बाद जो आरजेडी ने संभाला विपक्ष किया, आज भूमिका कर रहे हैं, पर सरकार में 2005 तक रहे। कांग्रेस को उन्होंने जगह दी। कांग्रेस ने जो जगह एक बार छोड़ी है तो फिर वो वापस नहीं आ पाए हैं। तो अब ऐसी एक भावना कांग्रेसियों के भीतर है। ये राष्ट्रीय स्तर पर उदय तभी हो पाएगा जब हम उत्तर प्रदेश और बिहार में उदय अपना देख पाएंगे। तो न केवल वो बिहार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि जैसा कि आप जानना चाह रही हैं, प्लान दरअसल ये है कि जो हिंदी पट्टी है, जो काउबेल्ट कहा जाता है, ये जो हिंदी पट्टी है इसमें मजबूत तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। और विधानसभा चुनाव एक मौका है जिसमें कि राहुल गांधी ने सोचे, नेता प्रतिपक्ष लगातार 16 दिन प्रदेश में घूम रहे हैं। एसआईआर का जो सवाल है बिहार से शुरू होता है और बिहार से पूरे देश को संदेश दिया जा रहा है। बिहार के जो मुद्दे हैं आज की तारीख में, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, एसआईआर हो, ये तमाम देश के मुद्दे हैं और बिहार से ही बिगुल फूका जा रहा है। बिहार को ये प्रमुखता इसलिए दी जा रही है क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि बिहार में जब तक राइज नहीं होता है अपना, तब तक पूरे देश में राइज नहीं होगा। आप दक्षिण से जीत करके चले आएं, आप कहीं और से जीत करके चले आएं, पश्चिम से जीत के चले आएं, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश आपस में 120 लोकसभा की सीटें हैं और अगर यहाँ पर आप कम हैं, बहुत ही कम हैं फिलहाल, तो ऐसे में फिर आगे कहाँ बढ़ पाएंगे। तो प्लान दरअसल ये है कि किसी तरह से कांग्रेस को इस चुनाव के ही जरिए उभार दिया जाए। पर क्या कांग्रेस अपने बूते पर बिहार में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है या फिर महागठबंधन के साथ चलने की कोशिश कर रही है? नहीं, अपने बूते तो देखिए ऐसा है कि कांग्रेस कैसे लड़ सकती है अगर कहने के लिए उसके पास डेडिकेटेड वोट बैंक नहीं है। तो बिहार में हर दल जो आज की तारीख में सीटें विधानसभा में रखता है तो उसके पास कोई न कोई जाति वर्ग है जो कि उसे उनकी सीटें देता है और कई जाति वर्ग के लोग आपस में मिल जाते हैं और गठबंधन बन जाता है। यही व्यवस्था है आज की तारीख में पूरे देश में। बिहार की ही बात हम क्यों करें, मराठों की पार्टी मानी जाती है शरद पवार की पार्टी, है ना, तो उसी तरह जाटों की मानी जाती है पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, सब लोग मान करके चलते हैं कि जयंत चौधरी उसके नेता हैं। तो इस तरह से जातीय पार्टियां जो हैं वो गठबंधन में दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनका साथ देती हैं और वो जो दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वैसे तो कहने को और भी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उसके आसपास जो जमा होती हैं, गोलबंदी होती है, तो वो ज़्यादातर कास्ट अलायंसेज हैं। बिहार में भी कास्ट अलायंसेज हैं, पर डेडिकेटेड वोट बैंक अपना कांग्रेस का तो कोई नहीं है ना आज की तारीख में। पहले कहा जाता था कि उनके पास सवर्ण है, उनके पास दलित है और उनके पास मुस्लिम है। तो ये जो त्रिकोण बनता था,
लेकिन आप तो देख रही हैं, सवर्ण चले गए भारतीय जनता पार्टी के पास, दलित वोट बैंक का अपना दल है, चाहे वो बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में हो, चिराग पासवान बिहार में हो। इस तरह से आप पाएंगे कि ओबीसी का अपना वोट बैंक जो है वो अपनी पार्टियों में है, जैसे कि अति पिछड़ा का नीतीश कुमार लीड करते हैं, यादवों को खासतौर पर आरजेडी लीड करती है। कांग्रेस का क्या है? और जब तक कांग्रेस के पास कोई डेडिकेटेड वोट बैंक नहीं आ जाता है, जाहिर है मुस्लिम जो सबसे टैक्टिकल वोटर होता है वो उनकी तरफ देखेगा नहीं। वो चाहता है कि समर्थन हम इन्हें दें, लेकिन वो देखता है कि इन्हें वोट दे करके अपना वोट बर्बाद करना हो जाएगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को हरा ही नहीं पाएंगे। लिहाजा वो देखता है कि जो हराएगा उन्हें हम देंगे। ये मजबूरी है कांग्रेस की कि वो गठबंधन में ही रहेगी। अपना डेडिकेटेड वोट बैंक जब तक उसका तैयार नहीं हो जाता है, राहुल गांधी बहुत कोशिशें कर रहे हैं, 90% की बात वो करते हैं, लेकिन अभी तक उस तरह से वो 90% कौन है उनका वोट बैंक ये तैयार नहीं हो पाया। लिहाजा अकेले लड़ने की बात नहीं है, पर अगर हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं तो आरजेडी हमें दबा न मारे, हमें एकदम ही ऐसा न कह दे कि भाई आपके पास तो वोट बैंक नहीं है, लिहाजा हम आपको कैसे दे सकते हैं, ओवर पावर न कर जाए। तो इसीलिए वो सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। तो क्या सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो क्लियर हो जाएगा, सामने आ जाएगा? होना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए ऐसा है कि 30 सितंबर को वो जो एसआईआर की बनी है वोटर लिस्ट वो बाहर आ जाएगी। एक जो टेंटेटिव लिस्ट है वो तो आ ही चुकी है, अब एक जो फाइनल लिस्ट है वो बाहर आ जाएगी 30 सितंबर को, जिसके आधार पर होगा वोटिंग। और उसकी घोषणा के साथ ही इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखें घोषित कर देगा। तो जैसे ही चुनाव की तारीखें घोषित होती हैं, आचार संहिता लग जानी है और उसके बाद तो सब कुछ फिर हड़बड़ी के मोड में आ जाएगा। लिहाजा ये बहुत ही स्पष्ट है कि समय जो है वो यही 10 दिन का है। आपस में जितनी भी बातें करनी है कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही एसआईआर की लिस्ट फाइनल हो जाती है तुरंत उसके बाद चुनावी तारीखें घोषित हो जाएंगी। दिल्ली में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगा चुनाव आयोग और वो घोषित कर देगा। और सबों को करीब करीब तारीखें भी पता चल गई हैं कि फेस्टिवल के बाद है ना, और फेस्टिवल के बाद की तारीख माना यही जा रहा है कि 5 तारीख से 15 तारीख का एक विंडो है। छठ फेस्टिवल जो बिहार का होता है उसके बाद 5 से 15 का विंडो है और उस विंडो में ही चुनाव हो जाएंगे। वो 2 चरणों के या 3 चरणों के हो सकते हैं, 2 चरणों का ज़्यादातर। लिहाजा इस तरफ ही बातें हो जाएं और बातचीत होकर के सीट पर फाइनलाइजेशन हो जाए, ये सब चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है। इधर एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर ही खींचतान देखने को मिल रही है। हालांकि वो सामने नहीं आ रहे हैं और लेकिन सामने से कुछ दिख नहीं रहा है, पर अंदर ही अंदर अभी भी उनके अंदर भी ये सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो क्लियर नहीं हो पाया, कुछ फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। यकीनन ये बात आपका सटीक आकलन है, क्योंकि एनडीए में हालांकि दल तो सेटल्ड हैं, जो भी हैं वो साथ हैं, केंद्र में भी साथ हैं, पर समस्या इस बात की है कि सबों को ज़्यादा सीटें चाहिए। तो इसमें भी बड़ा स्वाभाविक है, इसमें भी कहीं कोई गलती नहीं है, पर दिक्कत यह है कि वहाँ गठबंधन का स्वरूप बड़ा अजीब है। एनडीए में क्या है कि ओरिजिनल अलायंस पार्टनर बीजेपी और जेडीयू अपने आप को समझते हैं, तो 243 सीट पहले वो आपस में बांट लेते हैं और बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहेगी। हमेशा से ये जिद उसकी रहती है, हम एक सीट भी बीजेपी से ज़्यादा लड़ेंगे। तो अगर आप देखें बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका एक सीट से अगर तय होनी है तो 122 सीटें हो जाएंगी जेडीयू की और 121 सीटें हो जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की, 243 सीटें हो जाती हैं। अब इन दोनों डिवीजन में ही बाकी के रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स को अकोमोडेट करना है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होगी कि वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अपने साथ जोड़े और उन्हें माकूल सीटें दे, उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में ले, क्योंकि जेडीयू कहती है कि ये तो आपके पार्टनर है, हमारे पार्टनर तो है ही नहीं। अंदर खाने जो बातें होती। और उस तरफ 2 पार्टियां हैं, जो पार्टी है जीतन राम मांझी जी की हम, और उसके अलावा रालोमो जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। तो अपने 122 में से वो सेट करेंगे, जेडीयू वाले उनको देंगे। कुछ इस तरह का एक अरेंजमेंट जो है वो बन गया है। अभी अमित शाह और नीतीश जी की मुलाकात हुई थी पटना में, यानी कि 3 एक्स्ट्रा दल होते हैं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अलायंस के बाद, तो उसको इस तरह से
बांट लिया आपस में। पर यहाँ एक और पेच है कि बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है, वीआईपी पार्टी जो है इस वक्त तेजस्वी यादव के साथ है, उसके जो मुखिया हैं मुकेश साहनी, पिछली बार भी वो इन चुनाव पर वो छोड़ के इधर आ गए थे, इस बार भी उन्होंने जिद ले लिया है, डिप्टी सीएम तो मुझे डिक्लेयर आपको करना पड़ेगा चुनाव के पहले, वरना ये कोई ऐसा नहीं है जिस पर नेगोशिएशन हो सकता है। सीटें थोड़ी बहुत कम ज़्यादा चल जाएंगी पर मलाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। अब ये जो जिद होती है, इस जिद में फिर ऐसा लगने लगता है कि कहीं आप कोई रास्ता ओपनिंग तो नहीं तलाश रहे हैं। क्या फिर से वो दोहरा देंगे वो जो पिछली बार जो नीति दोहराई थी उन्होंने? बिल्कुल, और कहीं संकेतों में कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। ये काइंड ऑफ धमकी जैसा हो गया कि अगर आपको मुझे डिप्टी सीएम बनाना ही होगा वरना मैं बदल सकता हूँ और मैं उधर चला जाऊंगा। हाँ। तो इस तरह की पेच जो है एनडीए के भीतर भी फंसी हुई है और अब तो समय आ गया, अनुकूल समय आ गया, क्योंकि आप देखिए कि पितृपक्ष खत्म हो गया है, नवरात्र शुरू हो गए हैं, तो जाहिर है कि इस वक्त तो सारी बातें हो सकती हैं और घोषणा भी हो सकती है, लेकिन ये घोषणा कब होगी इस बात का इंतज़ार है। लोगों को लग रहा है कि टिकटों ये चुनाव की घोषणा के बाद ही टिकटों की घोषणा हो पाएगी और उसी तरह का कुछ पेंच जो है वो आप पाती हैं महागठबंधन में भी फंसा हुआ है। यहाँ भी 24 के पहले कुछ होगा, यानी कि जो CWC है उसकी बैठक के पहले कुछ हो पाएगा, ऐसा तो लगता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सीट शेयरिंग का मुद्दा है और दोनों ही तरफ से, दोनों ही गठबंधनों में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। किसको कितने सीटें मिलेंगी, कौन कहाँ जाएगा, किस जगह से चुनाव लड़ेगा, ये पेच जो है वो अभी भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। और जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती उससे पहले ये कश्मकश और ये जो घमासान है वो चलता ही रहेगा। फिलहाल सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि आखिर चुनाव की घोषणा कब होनी है और सीट शेयरिंग को लेकर किसको कितनी सीटें मिलती हैं वो तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही, धन्यवाद।